ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर इस वक्त हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले में कुल 3 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं, जिसमें 2 आरोपी मुंबई से, जबकि तीसरे आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया। मुंबई से गिरफ्तार किए गए 2 हमलावरों से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक हत्यारों के निशाने पर बाबा सिद्दीकी का बेटा जिशान सिद्दीकी भी था। जिशान की हत्या की भी प्लानिंग की गई थी और जिशान अपने ऑफिस से निकलने में उसे देरी हुई और जान बच गई। बाबा सिद्दीकी अकेले जिशान के ऑफिस से निकले और गोलियों के शिकार हो गए। बेटे के ऑफिस से जैसे ही बाबा सिद्दीकी बाहर आए, विजयादशमी के दिन पटाखों के शोर के बीच हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और फिर क्या था, इस फायरिंग में समझ ही नहीं आया किसी को। लेकिन इन सुपारी किलर को दिया गया फरमान साफ था कि पिता और पुत्र दोनों की हत्या करनी है और अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तो जो भी पहले सामने आए उस पर गोली चलानी है। खुलासे के मुताबिक ये भी पता चला कि तीनों हमलावर कुर्ला से बांद्रा रिक्शे से आया करते थे और बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान पर कड़ी निगरानी रखा करते थे। हत्याकांड से पहले कई दिनों तक इसी तरह रेकी की गई थी और अब ऐसे में इस पूरे मामले में ये जब खुलासा हुआ कि जिशान सिद्दीकी भी इन हमलावरों के टारगेट पर थे, तो उसके बाद अब पुलिस और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा चुकी है और साथ ही साथ सलमान खान और दूसरे और भी वीआईपीज़ जो है उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। उनके यहाँ पर भी पुलिस की मुस्तैदी देखी जा रही है। और इस वक्त पूर्व डीजीपी यूपी के ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। आप भी ये पूरे मामले को देख रहे हैं। आप लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश में डीजीपी रहे, यूपी की कानून व्यवस्था को काबू करने में आपने अहम भूमिका निभाई है। कई गिरोह और आकाओं की कमर को तोड़ी थी आपने। क्या आपने कभी इस तरह का अपराध जो इस वक्त मुंबई में हुआ, इस तरह के अपराध को अगर आप बता पाए कि कैसे अंजाम देते हैं ये जो गैंग या फिर इनका सरगना, ये जो आतंक की दुनिया भी होती है? ओपी सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मुझे मिल रही है। क्या आप बात सुन रहे हैं? हाँ, मुझे अब आपकी आवाज मिल रही है। सर, सवाल आपने सुना मेरा? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल। सवाल मेरा सर ये है कि उत्तर प्रदेश में आप डीजीपी रहे, कानून व्यवस्था आपने संभाली है अपने वक्त में भी, और इस तरह के गिरोह को भी आपने देखा है कि कैसे इस तरह का गिरोह काम करता है और कैसे इस तरह के आकाओं की कमर आपने तोड़ी है। कुछ बता पाए आप इसके बारे में? देखिए, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बाद में बात करूंगा। महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, 1990 दशक में महाराष्ट्र में गैंग वॉर्स जो हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट थे और कई ऐसे गैंग्स थे जिनकी राइवलरी, जिनकी आपसी जो दुश्मनी थी, उसके कारण बहुत सारे गैंग रिलेटेड क्राइम्स होते थे। और उस समय की पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने काफी मुस्तैदी से उन गैंग्स का सफाया किया और उनके विरुद्ध बहुत ही सॉलिड कार्रवाई की। और वही कारण है कि आगे के दशकों में गैंग वॉर एज सच नहीं रहा। गैंग्स कुछ इक्के दुक्के रहे, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहा। उसके लिए बहुत सारे कानून भी बना गए, मकोका का कानून बनाया गया और बहुत सारी चीजें की गई। और पुलिस ने काफी प्रोफेशनल व्यावसायिक दक्षता दिखाते हुए उन गैंग्स के प्रति अपना ठोस रवैया वो किया। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी पूर्व के कई दशकों में गैंग राइवलरी होती थी। आपने सुना होगा, श्री प्रकाश शुक्ला जो है वो गैंग चलाता था और उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में कई ऐसे गैंग्स का वर्णन आता था। लेकिन अभी मुझे याद है कि जब मैं एसएसपी बुलंदशहर था तो वहां महेंद्र फौजी का आतंक था, जिसके ऊपर 1993-94 में 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो उस समय के लिए बहुत ही बड़ी रकम थी। और फिर बाद में उसे इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन धीरे धीरे ये पूरे गैंग्स के, गैंग रिलेटेड क्राइम्स के और गैंगस्टर्स के जितने भी क्राइम होते गए, उसका स्वरूप बदलता गया। आज जो है 2 चीजों के कारण बहुत ही भिन्नता आई है, बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस आए हैं। पहला कि स्पीड ऑफ द ऑपरेशन और दूसरा हमारे लिंकेजेस। आप इसको देखें कि ये लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, वो गैंग जो है वो केवल पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो एक बेस्ड गैंगस्टर के रूप में अपने को
रहा है, अपने को लेकिन बता रहा है। ओपी सिंह जी, वाकई आप जिस इस गैंग के बारे में बता रहे हैं कि पंजाब हरियाणा में काफ़ी एक्टिव रहा है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र में भी तूती बोलती है इसकी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने ये नहीं देखा कि इस गैंग ने या लॉरेंस बिश्नोई जो है किसी बड़ी घटना को इसने अंजाम दिया हो। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? नहीं, मैं आपको इसके लिए, इस आंसर के लिए दो चीजों को कहता हूं। आप दो घटनाओं को देखें। परसों की जो घटना हुई, बाबा सिद्दीकी की हत्या की, और उसके पहले सलमान खान के ऊपर जो, उनके घर के ऊपर जो फायरिंग हुई है, आप इन दोनों में देखेंगे कि जो क्रिमिनल्स या तो नैब हुए हैं या उनको चेज किया जा रहा है, वो ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों से आते हैं और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत अधिक नहीं है। जैसे सलमान खान के घर पे जब हुआ तो बिहार के दो क्रिमिनल्स को पकड़ा गया जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री वैसा नहीं था, और परसों भी जो पकड़े गए उनमें जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पकड़े गए उनकी बहुत कोई मैसिव क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। कहने का मतलब है कि ये गैंग्स जो हैं वो ऐसे नए लड़कों को रिक्रूट कर रहे हैं जिसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए सुपारी दिया जा सकता है, जिन्हें चंद पैसों, चंद हजार, लाखों रुपए देकर वो इस तरह के क्राइम कराए जा रहे हैं। और जो मैंने पहले कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो नॉर्थ इंडिया में एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में, अभी तो वो जेल में है और जेल से वो ऑपरेट कर रहा है अपनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की वजह से, और उसको किस प्रकार की फ्रीडम दी जा रही है कि वो वहां से कॉन्टैक्ट्स कर रहा है अपने गैंग मेंबर्स को, चाहे वो पंजाब में गोल्डी बरार के साथ मिलकर काम किया हो, या राजस्थान में रोहित कुदारा जो कि अभी कनाडा में फ्यूजिटिव के रूप में रह रहा है, या हरियाणा में या एनसीआर में वो काला जठेरी गैंग का है। ये सारे लोग जो हैं वो विभिन्न स्थानों पर मिलकर बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो उसकी नई तलाश हो उत्तर प्रदेश के लिए भी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो इन गैंग्स के प्रति अपने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी के कारण सब जगह अपनी दिखा रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में इसका स्वरूप बदल जाए, लेकिन जहां तक अभी है, बिश्नोई गैंग का जो प्रभुत्व है वो इन सब क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया के उन सब क्षेत्रों में है। लेकिन मेरा कहने का जो मतलब है कि पहले के गैंग वॉर जो होते थे और आज का जो गैंग वॉर हो रहा है, उन दोनों में ऑपरेशंस और लिंकेजेस में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो उनका फंडामेंटल चीज है। आज तो डिजिटल एज है, डिजिटल एज में वेपन्स में भी नयापन आया है, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी नयापन आया है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स में भी नयापन आया है। डिजिटल एज होने के कारण इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहे हैं और उसका जो ट्रांसमिशन, उसका डिफ्यूजन हो रहा है वो भी बहुत इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो हमें इस बात को देखना होगा कि किस प्रकार गैंगस्टर्स के भी क्राइम का स्वरूप बदल रहा है और पुलिस की पद्धति भी बदल रही है। आज हम सारी चीजों को डांस कर रहे हैं, सीसीटीवी के माध्यम से, कॉल डिटेल्स के माध्यम से, हम सभी चीजें कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस आया है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। महाराष्ट्र एटीएस पूर्व डीसीपी इस वक्त धनराज वंजारी जी भी हमारे साथ हैं। धनराज जी, क्या जिस तरह का ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग है पूरा, इसको काबू नहीं किया जा सकता? काबू क्यों नहीं किया जा सकता? ये इस देश में या इस देश के किसी राज्य में जब तक पॉलिटिकल विल नहीं हो तब तक काबू नहीं किया जा सकता। बिश्नोई गैंग सिर्फ इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, कई चंद राज्यों में ऐसा नहीं है। एज पर द इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, दुनिया के 7 देशों में ये गैंग अपने पैर जमाने में कामयाब हुआ है। गैंग ऑपरेशन फिर वो दाऊद या छोटा शकील के ले लो, अरुण गवली के ले लो, छोटा राजन के ले लो, ये अनलेस एंड अनटिल जब तक इन्हें पॉलिटिकल पैट्रोनेज, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये गैंग बंद नहीं होगी, ये चलता रहेगा। अब बाबा सिद्दीकी की मौत में पॉलिटिकल एंगल ढूंढना होगा, पुलिस को खोजना होगा। ये पैसों का बड़ा घालमेल वाला मामला इस शहर में हमेशा बीइंग फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कंट्री होते रहता है, बावजूद इसके कि यहाँ पे गोल्ड, ड्रग और फिल्म इंडस्ट्री और बाकी लस्ट, इन चीजों की भरमार होने के कारण हमेशा बंबई ये एक्सटॉर्शन का सेंटर विविध गैंगों की तरफ से रहा है। वो करीम लाला ले लो, वो हाजी मस्तान ले लो, छोटा शकील, छोटा राजन ले लो, ये सब ने इसको अड्डा बनाया है। तो ये कोई उसमें बड़ी बात नहीं है कि वो अपनी गैंग यहाँ फैला रहा है, लेकिन अंतिम सच क्या है इसको अगर हमको परखना है तो हम इस बात पे तवज्जो दें कि जैसे डीजी साहब ने अपने वक्तव्य में फरमाया कि बंबई पुलिस ने एक जमाने में
एनकाउंटर के तहत काफी गैंगस्टर को नष्ट कर दिया, कंट्रोल कर दिया। गैंगस्टर कंट्रोल नहीं हुए साहब, वो गैंगस्टरों ने अपना ऑपरेशनल यूटिलिटी का जो एरिया था वो एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया। कोई ड्रग्स में शिफ्ट कर दिया, कोई गोल्ड में चले गए, कोई स्मगलिंग में चले गए, कोई फिल्मों में चले गए, कोई और तरीके के बिल्डर लाइन में घुस गए। तो जो ऑपरेशन आमतौर पे ऐसे हुआ करते थे वो ऑपरेशन शिफ्ट हुआ, इतना ही फर्क हुआ। बाकी कोई गैंगस्टर ना नष्ट हुआ, ना कोई गैंगस्टर जड़ से खत्म हुआ। छोटी सी मिसाल इसके लिए दे दूं कि एनकाउंटर में अब तक जो लोग मरे उनके अगर नाम हम याद करें तो भाई अरुण गवली, दाऊद, छोटा शकील, सोडा राजन या बड़े बड़े जो इवन करीमलाल दैट टाइम ये थे, ये ऐसे लोग कभी एनकाउंटर में क्यों नहीं मरे? गैंग का मेन लीडर कभी एनकाउंटर में क्यों नहीं मरता है? आज जो मामला हम डिस्कस कर रहे हैं सिद्दीकी साहब का, के सामने सामने वाइस सिक्योरिटी की पुलिस वहां पर खड़ी है। मैं पुलिस ऑफिसर था, कभी कभी ये बात करते हुए मुझे खुद मेरी गर्दन शर्म से झुक जाती है कि वहां इतना अच्छा मौका होते हुए आप इन अभियुक्तों को एनकाउंटर क्यों नहीं कर सकते? बेटर चांस, somebody is killing somebody, you have suo moto, police have their right under the law, they can kill the criminals. लेकिन धनराज जी, ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं मिली थी। जब उन्होंने कहा था, उनको एक धमकी मिली है, उसके बाद उन्हें 3 कांस्टेबल दिए गए और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन तो सिर्फ 1 कांस्टेबल उनके साथ था। तो ये तो बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा में ही। नहीं, चूक तो सुरक्षा की वहां से चालू होते। जब ये मामला निकलेगा तो बात वहां करनी पड़ेगी कि जब 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी ने एक एप्लीकेशन लिखी थी कि मेरे जान को खतरा है, तो उसका थ्रेट परसेप्शन वर्कआउट करना चाहिए था होम डिपार्टमेंट ने, और उस हिसाब से उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। एक भी कांस्टेबल था, वो कांस्टेबल अगर गन वाला होता तो he should have made a firing instead of killing that Akshay Shinde of Badlapur accused in an encounter, so-called encounter. You have better opportunity to kill her. तो ये होना चाहिए था। एक तरफ कोई बात होती है तभी दूसरे तरफ क्या नहीं हुआ। ओमिशन एंड कमीशन, ये अगर दोनों को मिलाकर देखें तो हमें साझा सच हर घटना का मालूम पड़ सकता है। ठीक है, मैं आती हूँ। सिर्फ ठीक है, आप कहिए अपनी बात। 1 और 2 सेंटेंस बस। अभी सिर्फ बिश्नोई एंगल हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि बिश्नोई गैंग, अभी इट इज टू रिमोट टू थिंक कि सलमान खान का इसका लीगेसी ऐसा है इसलिए उसको मारा गया, या उसका पहले एक अभियुक्त था जिसने फायरिंग किया था वो जेल में एक संदिग्ध अवस्था में मरा इसलिए बदला लिया गया। इस तूक को एक बाजू में रखकर हम दूसरी तरफ देखें कि फाइनेंशियल डील क्या थी। मैं बंबई पुलिस में 37 इयर्स काम किया। प्रेम कुमार शर्मा बीजेपी के लीडर जब से मारे गए तब से सीरीज ऑफ लीडर्स जहां जहां भी मरे हैं वो पैसों का ही व्यवहार और पैसों की हेरा फेरी में हुआ है। यहां तक के रूलिंग पार्टी के मंत्री जो छगन भुजबल, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये व्यवहाराच्या गोष्टी है, ये व्यवहार का कुछ है। ये व्यवहार क्या है? व्हाट इज द फाइनेंशियल डील बिहाइंड इट? ये सच कल सामने आना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली आई थिंक ये सबसे बड़ी चुनौती पुलिस की तहकीकाती टीम के सामने है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। ओपी सिंह जी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल चल रहा है उसमें भी आपने काम किया है, कई निर्देश मिले हैं, और क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश में माफिया काफी एक्टिव थे, अब तो कांपते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इसके पीछे की ये भी वजह है कि जब जो सरकार होती है वो अगर सरकार बहुत सख्त है, उसके फैसले बहुत सख्त हैं, तो ये भी प्रभाव पड़ता है कि माफिया जो है, जो अभी तक उनका काफी मूवमेंट, काफी एक्टिव उन्हें देखा जाता है, वो भी कहते हैं ना, कड़ी उनकी खत्म होती चली जाती है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जब पॉलिटिकल इच्छा शक्ति होती है, पॉलिटिकल विल होता है, और वो पॉलिटिकल विल अगर स्ट्रांग हो तो उसका प्रतिबिंब जो है गवर्नेंस में पड़ता है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे विकास के कार्य हो, किसी भी कार्य में एक इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। और ये इच्छा शक्ति की कमी पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में नहीं थी, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये इच्छा शक्ति दिखाई है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स पे और क्राइम्स पे बहुत ही कुठाराघात हुआ, तो काफी प्रभाव पड़ा। जहां तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का सवाल है या क्रिमिनल्स के मारे जाने का सवाल है, ये बात सही है कि पुलिस की दक्षता होनी चाहिए, व्यवसायिक दक्षता होनी चाहिए, और
पुलिस के ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत ही ठोस होने चाहिए। मैं पूर्व एसीपी साहब से सहमत हूं इस बात के लिए कि यदि हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को देखें तो दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट हैं। सबसे पहली चीज तो महाराष्ट्र पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम डिफरेंट एंगल से इस केस को देख रहे हैं। ये कोई एक लॉरेंस बिश्नोई की ही ओर केवल इंगित नहीं करता है, बट डिफरेंट एंगल्स हैं। बिकॉज जिनकी मृत्यु हुई है, जिनको मारा गया है, वो उनका इन्फ्लुएंस न केवल पॉलिटिक्स में था बल्कि फिल्म जगत में भी था और लैंड्स में भी था, जमीनों के खरीद फरोख्त में भी था। तो कई एंगल से इसको देखे जाने की जरूरत है। बिश्नोई एंगल जो है एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंगल्स है, और मैं समझता हूं कि जो शूटर्स पकड़े गए हैं वो शूटर्स ने भी अपने सस्टेन्ड इंटरोगेशंस में कुछ न कुछ लीड्स दिए होंगे। उन्हीं के आधार पर पुलिस वर्क कर रही होगी, और पुलिस की 5 या 6 टीमें जो हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पे जा रही हैं, वो जरूर कोई क्रेडिबल इंटरोगेशंस के आधार पर, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस के आधार पर किया होगा। वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। महाराष्ट्र पुलिस की बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, जो हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा, कि जब 15 दिन 20 दिन पहले अगर उनकी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई और उन्होंने ये लिख कर दिया कि मुझे जान का खतरा है और सिक्योरिटी जो है अपग्रेड की गई, वाइट कैटेगरी की लाई गई, तो उसमें थ्रेट असेसमेंट जरूर हुआ होगा, और वो थ्रेट असेसमेंट के आधार पर ही X से Y दिया गया होगा, और उसका कोई पुख्ता रीजन होगा, कोई जरूर बहुत ही सॉलिड कारण होगा। उन कारणों के बावजूद इस प्रकार की हत्या हो जाना, ये सचमुच में महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। और वो प्रश्न इसलिए पैदा करता है कि आप हत्या की घटना उस समय हो रही है जब एक दुर्गा का फेस्टिवल दशहरा मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में वहां लोग एकत्रित हैं, और उस हजारों की संख्या के आधार पर और उस दिन इस प्रकार की घटना हो जाती है, और भीड़ के सामने इस प्रकार की हत्या हो जाती है, और उसके बाद क्राउड ने उसको पकड़कर पुलिस की सहायता से उन 2 शूटर्स को पकड़ा, और फिर भी 2 शूटर्स जो हैं वो भाग जाने में कामयाब रहे। इन सब चीजों को देख के हमें लगता है कि पुलिस को थोड़ी बहुत चैतन्यता रहनी चाहिए थी, थोड़ी बहुत कॉशनरी स्टेप्स लेना चाहिए था उन व्यक्ति के लिए। जैसा आपने स्वयं कहा कि शायद उस समय घटना के दौरान केवल एक सिपाही वहां पे मौजूद था। अगर व्हाइट कैटेगरी गई थी तो व्हाइट कैटेगरी का पूरा पालन किया जाना चाहिए था। ये हम समझते हैं कि उसमें कमी रही है। तो मैं 3 चीजों में कमी पाता हूं। पहला कि इंटेलिजेंस बेस्ट ऑपरेशन होना चाहिए था, इंटेलिजेंस के पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए था। दूसरा कि सिक्योरिटी सुरक्षा का व्यापक प्रबंध होना चाहिए था। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, लेकिन जेल में बंद कैदी किस प्रकार अपने पूरे ऑपरेशंस को अंजाम कर रहा है, अपने गुर्गों को बता रहा है। कुछ लोग महाराष्ट्र से, कुछ लोग हरियाणा से आ रहे हैं, कुछ बिहार से आ रहे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। इस प्रकार गैंग्स को एकत्रित करना और उसको डिफ्यूज करना, ये मैं समझता हूं कि हमारी फेलियर है। जेल प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के भी एक लूप होल्स है कि इस तरह की बातें हो रही हैं कि वो कदाचित सभी तरह के ऑपरेशंस कर रहा है। उसके लिए वो फ्रीडम है एक तरह से कि जेल के शिक्षों में बंद रहते हुए भी वो सभी को डायरेक्शंस दे रहा है। मैं समझता हूं कि ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक कुठाराघात है, और इसे बहुत ही तो क्या यहाँ पर ओपी सर, क्या यहाँ पर कानून के हाथ बंधे होते हैं कि सब कुछ जानने के बावजूद कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है? जबकि कई बार कहा जाता है कि ये जो गैंग है ये तो खुली चुनौती भी दे देता है, और इसके थ्रू दूसरे जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, इसी गैंग के जो ग्रुप के लोग होते हैं कि ये हमने कराया है, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है, बच के रहना। इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो क्या कानून जो है वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ है इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए? नहीं, कानून नहीं बंधा हुआ है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और इसमें इच्छा शक्ति, आपने बहुत अच्छा कहा, एक तो इच्छा शक्ति की, और दूसरा कि पुलिस की मुस्तैदी भी होनी चाहिए। केवल पुलिस की मुस्तैदी इस बात से होनी चाहिए कि आप एक थ्रेटन व्यक्ति को, जिसको आपने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है, उसके प्रति हमारी कितनी चैतन्यता है, उसके प्रति हम पुलिस कितनी सजग है, नंबर 1। नंबर 2 कि एक त्योहार के समय में इस प्रकार की घटना हो जाना, वो हमारी लापरवाही का भी द्योतक है। मैं समझता हूं कि इन सब गैंग वॉर्स और इतने भी जो हमारे टारगेटेड क्रिमिनल्स हैं, उनका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, उनकी हिस्ट्री शीट रहती है, उनका पूरा प्रोफाइल रहता है। और जहां की पुलिस हो, चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, उत्तर प्रदेश की हो या अन्य जगहों की हो, ये पुलिस का दायित्व बनता है कि ऐसे क्रिमिनल्स के प्रति हम हमेशा
एक कार्रवाई करते रहें, चाहे कार्रवाई किसी भी संदर्भ में हो। और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन का जिसका जिक्र मैंने किया कि आजकल जितने भी मास्टरमाइंड्स हैं वो ऐसी जगह से ऑपरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ऑपरेशनल स्पीड एंड बिकॉज द लिंकेजेस, कि एक व्यक्ति, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार का ये मोबिलाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार का मोबिलाइजेशन इस गैंग के लिए हो रहा है कि क्रिमिनल्स जो हैं वो कुत्ते में रह रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस पे हमें चेक करने की आवश्यकता है और पुलिस के प्रोफेशनलिज्म को फिर से दर्शाए जाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि अगर हम यहाँ पर एटीएस के कामकाज की अगर हम बात करें तो धनराज जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि एक लंबा अनुभव रहा है उनका। महाराष्ट्र पुलिस के काम करने का तरीका, महाराष्ट्र एटीएस के काम करने के तरीके में अगर कुछ आप अंतर बता पाए सर, कि किस तरह से उनका काम रहता है, ये जब जानकारी मिलती है कि कोई बड़ा ऑपरेशन करना है और इस तरह का गैंग जो है इस वक्त एक्टिव है। ऐसे कामों को कारगर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार पुलिस के पास में जो है वो गुप्तचर यंत्रणाएं होती है, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम। इंटेलिजेंस सिस्टम जिस पुलिस यूनिट का पावरफुल है वो यूनिट पावरफुल है, ऐसा माना जाता है। तो अभी जो शिफ्ट हुआ या अभी जो चेंज हुआ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अभी के और तभी के काम में तब्दीली क्या है। तो तब्दीली ये है अभी के काम में कि पूरा पुलिस प्रशासन पॉलिटिकल पावर ने हाईजैक कर लिया है, बाय वे ऑफ पोस्टिंग, by way of their welfare, by way of punishment, by way of giving them cream posting, इस वजह से किया। और उसमें हमारी दुर्भाग्यवश हमारी प्रशासन व्यवस्था उसमें जाके फंस गई। ये ऐसे फंसी है कि अपना अस्तित्व ही भूल गए। अगर संविधान के प्रावधान को देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आईएएस, आईपीएस या जो भी इंस्पेक्टर भी बने, सादा कांस्टेबल भी अगर कोई बनता है तो पढ़ाई लिखाई 3-4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये सब लगाया, बल्कि किसी मिनिस्टर को या किसी एमएलए को, किसी खासदार को कोई क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है। मतलब ये है कि जो हमारे संविधान की प्रावधानता है उसकी तहत अगर हमारा पुलिस प्रशासन काम करेगा तो डेफिनेटली पॉलिटिकल विल से कहीं ना कहीं उसके क्रैश होगी। तो पॉलिटिकल विल ने क्या किया कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ही अपने कब्जे में ले लिया। अभी देखो महाराष्ट्र की बदलापुर की घटना को देख लो, उसके बाद में पुणे की पोर्शे कार एक्सीडेंट की घटना को देख लो। ये बड़ा इंडिकेशन है और ये इंडिकेशन दर्शाता है कि तुम्हारे डॉक्टर सैंपल चेंज करते हैं, तुम्हारे पुलिस ऑफिसर उसको छोड़ देते हैं, कहीं पे कोई क्रिमिनल भाग जाता है, इवन जुडिशियल सिस्टम में जो है ना थोड़ा सा कुछ करके उसको निकाल देते हैं, तय तक जाते नहीं, उसकी एज वेरिफिकेशन, बाकी सारी चीजें हैं, विस्तार से बोलने का अब समय नहीं है। जी, मेरा कहना इतना है कि पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन इतना पावरफुल हो गया है कि इन्होंने खुद की जैसे मंत्रालय में गैंग बना ली हो और अपने गैंग के तहत एडमिनिस्ट्रेशन को यूज कर रहे हो। इसी हालत में जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा, पॉलिटिकल बॉस ऑर्डर नहीं देगा, वो कमिश्नर, वो एसपी, वो थानेदार, ठीक है, बस अब मैं एक छोटा सवाल आप दोनों लोगों से ही करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो गैंग है ये पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके बीच भी सक्रिय नजर आ रहा है, बॉलीवुड में भी नजर आ रहा है। तो इस गैंग को कैसे खत्म किया जाए, जो अपराध है ये बॉलीवुड में कैसे इसका खात्मा हो, या ये भी मुश्किल है? धनराज जी बहुत छोटा आंसर दीजिएगा, समय की कमी है। इनका सारे गैंग का पॉलिटिकल पैट्रोनेज सबसे पहले खत्म करो। उसके लिए अगर संविधान बदलना है या कानून में कोई प्रावधान लाना है तो लाओ, लेकिन पॉलिटिकल पैट्रोनेज जब तक गैंगस्टर का खत्म नहीं होगा, गैंग एक्टिविटी खत्म नहीं होगी। ठीक है ओपी सर, अब आपसे एक जवाब लेना चाहूंगी इसी का कि इस तरह के गैंग को कैसे खत्म किया जा सकता है, बॉलीवुड हो चाहे पॉलिटिक्स हो या फिर दूसरे अगर हम फील्ड की बात करें, बिजनेस लीडर्स के साथ भी उठना बैठना होता है इनका। इन गैंग्स को खत्म करने के लिए पुलिस के पास सभी तरह के वो हैं, प्रोफेशनल अप्रोच हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इनका कन्विक्शन कराएं। और इसके लिए जरूरी है कि हमारा प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो। प्रोसिक्यूशन में हम गवाहों को प्रोटेक्शन दें, गवाह उनके सामने आए। उत्तर प्रदेश का आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश में जितने भी गैंग्स थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी का था या अतीक अहमद का था, इन सब गैंग्स के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। हम लोगों ने एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा किया और उस सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण गवाह जो है वो गवाही देना प्रारंभ किए और पहली बार उनका कन्विक्शन हुआ।
तो ये जरूरी है कि हम कन्विक्शन रेट न केवल सामान्य क्रिमिनल्स के विरुद्ध बल्कि इन गैंगस्टर्स के विरुद्ध भी हम अपने कन्विक्शन रेट को बढ़ाएं, ठीक है। तभी हम इन वो कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओपी सर आपका भी और धनराज सर आपका भी जोड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से गैंग्स का खात्मा हो सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ, ऑपरेशन मुर्दा जनहित में लाइफ टाइम्स पर चौंकाने वाला खुलासा बहुत जल्द आपके सामने होगा। ऑपरेशन मुर्दा लाइफ टाइम्स पर जल्द।